दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपने एक नाम बार बार लिखा और जैसे ही हमने उनका वीडियो डाला, कमिंग सून के वीडियो पे 10,000 से ज़्यादा व्यू आ गए। उससे ये मालूम चलता है कि वो यूट्यूब पे कितना फेमस है और स्पेशली यूथ उनको कितना प्यार करता है। सो आइए आज हम सब लोग मिलकर स्वागत करें, प्रेरित हों, प्रेरणा लें। आज के हमारे मेहमान हैं अनुज शर्मा, जो यूथ आइकॉन हैं और बहुत कम उम्र में बड़े बड़े उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें। अनुज शर्मा जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये असली है सर, सोने की? हाँ सर, है तो असली सी है। ये सर, असली सी असली है। हाँ सर। तो आपको देख के ऐसा लगता है जैसे मतलब नेटवर्किंग के बप्पी लहरी जैसा आपने कुछ वेशभूषा और कुछ बना दिया है। ये मेरा क्या शौक था पहले से ही, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले शौक था। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, मुझे आपने यहाँ पर इनवाइट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। और मेरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत लंबा भविष्य नहीं है अभी। मैं जो अभी सिर्फ मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में 5.25 साल के आसपास ही हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ, कोई ज़्यादा लंबा समय मैंने व्यतीत नहीं किया है अभी। 5.25 साल के अंदर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे 5.25 साल के अंदर ही मुझे एक इंडिया के बहुत फेमस चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स पे मुझे आने का मौका मिला है। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं जानता हूँ चैट विद सुरेंद्र वत्स को 3 साल पूरे होने वाले हैं और पहली बार मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि पहली बार कोई ऐसी शख्सियत एक निकल के आई जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर थे उन सभी को एक मंच पे लेके आए सर। और सभी लोगों ने उस मंच पर आकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और उन एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारे देश के जितने भी नेटवर्कर हैं जो अपना भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में लगा रहे हैं, आज उन सभी की बातों को सुन के, उन सभी के एक्सपीरियंस से आज वो सभी लोग कम समय में बहुत बड़े अचीवमेंट ले पा रहे हैं। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुज। आपका अनुभव ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस कम अनुभव में जो आपने कीर्तिमान बनाए हैं और जैसे आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत अद्भुत और उल्लेखनीय है। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पर्सनली पहली बार आपसे इतना क्लोज में मैं आपसे मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। हम आगे बढ़ें उससे पहले जो कॉम्प्लीमेंट्स आपके कमिंग सून पे मिले हैं, बहुत लंबी लिस्ट थी, कुछ मैंने उसमें लिखे हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुमंत मिश्रा ने लिखा है, नेटवर्क इंडस्ट्री के फिल्मी नायक जिनका हेयर स्टाइल वर्ल्ड फेमस है, इस प्लेटफॉर्म पे दिल से स्वागत। राजेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है, आज सुरेंद्र सर ने हमारी आवाज़ सुन ली है, अनुज सर को आमंत्रित किया, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। मोनू यादव ने लिखा है, आपके आने से CWSV चैनल पर नया धमाका होने वाला है, आपके कीर्तिमान सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री धाकड़ फोटोग्राफी ने लिखा है, यंगेस्ट मिलेनियर अनुज शर्मा जी का तोड़ नहीं चित्तौड़ तक। और लास्ट कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं राहुल शर्मा का, उन्होंने लिखा है, अनुज सर की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। सो बहुत प्यार करते हैं सर लोग से, आपसे, और बहुत इंस्पायर हैं। थैंक यू सर, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों का प्यार है सर और इसी प्यार की वजह से हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और हम भी सोचते हैं कि लोग हमें इतना प्यार देते हैं तो हम भी लोगों के लिए कुछ और बढ़ के ज़्यादा करें और ज़्यादा मेहनत करें, अपने ऊपर भी काम करें, जिससे कि हम लोगों के लिए काम कर पाएँ। मेरा ऐसा मानना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी कोई लीडर होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ साल शुरुआत के दिनों में तो वो अपने लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद वो लोगों के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं देखना चाहता हूँ और मैंने देखा भी है कि नेटवर्कर का जो जीवन होता है ना, वो अपना नहीं है, वो लोगों के लिए हो जाता है। तो ये लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग अपने परिवार को कम समय देकर लोगों को ज़्यादा समय देते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई ने बीच में एक बात बोली थी, जैसा कि आप पढ़ रहे थे कि मेरे आने से इस चैनल की शोभा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इस चैनल की शोभा तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है।
मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनसे कि हम सभी प्रेरणा लेते हैं। तो सर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर इतना प्यार देने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं लवकेश डागर जी जी, तो उन्होंने बोला सर अनुज शर्मा जी के बारे में मैं ये दावा करता हूँ कि जब वो आ जाएंगे ना तो छा जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही फील मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने बैठ के। अनुज, आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बस आप अपनी इनकम बढ़ा के उनको दिखा दीजिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, अपना लेवल चेंज करके दिखा दीजिए, तो वो उनको जो मोटिवेट करती है और उनकी सहायता इस चीज़ से जो होती है उतनी सहायता आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके पास में हैं। तो अब तक का आपका सफ़र और उस सफ़र में जो आपने सबक सीखे हैं वो कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरे फैमिली में पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, दिल्ली में जॉब है MCD में, मम्मी हाउसवाइफ हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या किसान हैं। तो हमारे यहाँ पर किसानी शुरू से होती हुई आई है, और मेरा भी जन्म जैसे हर व्यक्ति का जन्म एक मिडिल क्लास में होता है, तो मेरा भी जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। माँ बाप के वही सपने होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, और जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी एजुकेशन लेगा। तो अब जब फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो उनका भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा भी बड़ा होके इसी काम को करे। तो सर मेरा शुरू से एक सपना था, जब मैं 10th के अंदर था, मेरा भी एक सपना था कि मैं जॉब ना करके मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिससे कि मैं एक अलग अपनी पहचान बना सकूं। मैं अपना एक अलग नाम बनाना चाहता था, और वो भी मैं अपने दम पे बनाना चाहता था। तो मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जीरो हूँ, मैं तो यही बोलूँगा। मैं सिर्फ 10+2 हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि स्कूल आज ना जाना पड़े, आज बारिश हो जाए ना जाना पड़े। हमारे जो स्कूल होता था उसमें किसी की शादी वगैरह का टेंट लग जाए तो छुट्टी हो जाती थी। और स्कूल में हमने एक चीज़ भी देखी थी, किसी के आसपास में कोई बड़े आदमी की डेथ हो जाए तो वहाँ भी छुट्टी हो जाती थी। तो हमारे लोकल एरिया में ऐसा चलता था। तो मैं कभी स्कूल जाने के लिए बहुत बचता था। मेरा पढ़ाई लिखाई में सर बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं कैसे कैसे पास हो गया ये ऊपर वाला ही जानता और मैं जानता हूँ, बस हो गया बस। तो 10+2 के बाद मेरे पापा ने मुझसे बोला कि भाई तू ग्रेजुएशन कर ले, तो ग्रेजुएशन कर लेगा तो फिर तेरी शादी हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जब जो पढ़ाई लिखाई में तंग होता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना ये समझ लो कि बस सबसे आसान BA रहता है। BA सबसे आसान है। तो मैंने BA में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के सर 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, क्या बात है। और जब मेरी शादी हो गई तो जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन से मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि ग्रेजुएशन करने का मेरा टारगेट था शादी करना। ओके। अब जब शादी हो गई तो फिर कॉलेज जाएं क्यों? कॉलेज जाना टारगेट खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे कई बार बोला कि मैं तेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा देता हूँ, थोड़ी तैयारी कर ले। मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में। तो मेरे पापा ने धीरे धीरे मुझसे बोला अभी कुछ तो कर, कुछ कर जिससे कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ कर। तो फिर मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर ही जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने एयरटेल में जॉब करी, इंश्योरेंस मैंने सेल किया। मैं शुरू से सेल्स में हूँ सर। अच्छा, ओके। तो मैंने प्रीपेड पोस्टपेड कनेक्शन भी सेल करे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेल करे, एयरटेल के इंश्योरेंस भी सेल किया। उसी बीच में मुझे कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला था, जिससे इस कंपनी से पहले मैं उस कंपनी में था। तो मैंने उस प्लान को देखा, समझा, मैंने काम करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने काम करने का डिसीजन लिया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा लगा उस कंपनी में कि यहाँ पर युवाओं के लिए एक स्कोप है, हम जैसे लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मैं वहाँ पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाया। कुछ कमी मेरी रही या कंपनी की रही, मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन 2016 सितंबर में फिर एक बार मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुना। मैंने वहाँ पर देखा, समझा, प्लान, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो भी एक सिस्टमेटिक काम होता है वो मैंने समझा। समझने के बाद मैंने काम किया, और सर 5.25 साल हो गए हैं। 5.25 साल में का सफ़र मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा ही सफ़र होता है सर। और 5.25 साल में मैं आप तक पहुँच पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरी क्या अर्निंग रही है वो अलग है, लेकिन मैं आप तक पहुंच पाया, सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे आज पर्सनली फील हो रहा है कि मैंने 5.25 साल में क्या कमाया है। अगर कोई मेरे से पूछे 5.25 साल में मैंने क्या कमाया है, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, 5.25 साल में मैंने चैट विद सुरेंद्र बस पे आने का नाम कमाया है। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बाकी तो हर नेटवर्कर कुछ ना कुछ अपनी कंपनी में कमा ही रहा है। थैंक यू सो मच अनुज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके आने से बातचीत करके। एक व्यूवर ने क्वेश्चंस किया है
कमेंट्स में उन्होंने लिखा है, उसको मैं पढ़ता हूँ। रितेश यादव जी। गुरुजी, आप एस क्लास मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार चलाते हैं तो आपको फील कैसी आती है? और आपकी गाड़ियों की बड़ी चर्चा है। किसी ने ये भी लिखा है कि आप कितनी गाड़ियों का काफिला आप करना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ियों की बहुत चर्चा हो रही है आजकल। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आज भी वो दिन याद है सर, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे शादी में एक बाइक मिली थी। आपने देखा होगा स्टेनर बाइक आती थी, वो पीछे से गद्दी उसके ऊपर होती थी। तो मुझे शादी में वो बाइक मिली थी। और जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, जब मैं उस कंपनी में चला गया था पहले, तो जब कंपनी में चले जाते हैं तो हमारे जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी एक सोच होती है कि ये कंपनियां बेकार के काम होते हैं, ये बेकार के धंधे होते हैं, ये कोई काम नहीं होते हैं। तो उसी बीच में मेरे और मेरे फादर के मन मुटाव बिजनेस को लेके हो गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि भाई या तो तू अपने दम पे कर, जो तुझे करना है वो कर, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे जुनून सवार था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। तो फिर मैं सर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली को लेके, वाइफ को लेके। मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा मेरे पेरेंट्स रहते हैं। गांव से मैं 15 किलोमीटर शहर में शिफ्ट हो गया, परी चौक के पास। तो मैंने वहां पर एक रूम लिया, 4000 रुपये का रेंट था उसका। मैंने वहां पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो मुझे बाइक मिली थी। तो उस बाइक की सर विश्वास करिए, उस बाइक की मैं सर्विस नहीं करा पाया था, उसका इंजन सीज हो गया था। अच्छा, पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे। उस बाइक के अंदर इतना तेल नहीं होता था कि मैं चला सकूं उसको सही से। जब वो बाइक बंद हो जाती थी, मैं उसको धक्के मारता था, तो जान पहचान का कोई व्यक्ति मिलता था ना, वो मेरे से पूछता था भाई क्या हो गया। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कभी ये नहीं बोलता था कि तेल खत्म हो जाए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम फ्लाई ओवर है, ऊपर नीचे ला रहे हैं बाइक को, तो बंद करके लाए। बहुत बार हुआ है कि हमने सुना था कि बाइक को अगर तेल खत्म हो जाए, थोड़ा सा आगे से उठाओगे तो तेल अंदर आ जाएगा, थोड़ा बहुत होगा तो ये सभी सब काम किया है। तो सर वो बाइक जो मुझे मिली थी, वो मेरे ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। 5.25 साल पहले, वो भी इंटरेस्ट पे ही था। अच्छा। तो वो इतना कर्ज हो गया था, मैंने अपनी बाइक 19,000 में सेल करनी पड़ी मुझे वो। अच्छा। 19,000 में सेल करके एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा तगादा था, मैंने उसको वो पैसे दे दिए। देने के बाद जब मैंने 5.25 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था सितंबर 2016 में, तो मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं ग्रेटर नोएडा से एक रोडवेज बस पकड़ के मैं द्वारिका गया था। अच्छा। उस कंपनी का प्लान देखने। और जब मैंने प्लान देखा, देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस कंपनी में बड़ा काम नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करूंगा। अच्छा, ओके। मैं सिर्फ इस कंपनी में बड़े लेवल पर नहीं जाऊंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो लोग आज तक नहीं कर पाए हैं। वंडरफुल। आज भी मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या आपने सपने में कभी एस क्लास देखी थी? सर मैं बताऊं, हम लोग उस मिडिल क्लास से हैं कि हमारे सपने में भूत प्रेत के अलावा कभी कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। भूत प्रेत के अलावा हमारे सपने में कभी एस क्लास कहाँ आएंगी? एल्टो वैगनार भी आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात समझते हैं हम लोग। तो फिर मैंने एक सपना देखा यार, कुछ एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सी इनकम बढ़ी, तो मैंने एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी ली। हुंडई एक्सेंट गाड़ी लेने के बाद फिर मैंने एक सपना देखा यार, कुछ लग्जरी गाड़ी ली जाए। तो फिर सर मैंने 18 महीने के अंदर कंपनी ज्वाइन करने के सिर्फ 18 महीने के अंदर मैं मर्सिडीज CLA में आ गया था। सिर्फ 18 महीने में, सिर्फ 18 महीने। जब मैं उस आ गया तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े दिन बाद नवंबर के अंदर करवा चौथ था। तो मेरी वाइफ मुझसे बोलने लगी कि आप मेरे लिए क्या लेके आओगे इस करवा चौथ पे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातों बातों में कि जब मेरे ऊपर कर्ज हो गया था तो मैंने अपनी वाइफ के जितने भी गहने थे मेरी वाइफ के पास और मेरे पास, सब मैंने बेच दिए थे। अच्छा। कर्ज चुकाने के चक्कर में सब बेच गया था। और मैंने जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था ना सर, उस कंपनी को मैंने 5% इंटरेस्ट पे पैसा लेके ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके। क्योंकि जिसके पास इतना कर्जा होता है उसको कोई देता भी नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट वाले व्यक्ति से लेके उस पैसे से उस कंपनी को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मैंने वाइफ से पूछा बताओ क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे गहने वगैरह तो सब दे दिए, कुछ ऐसा दो जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो मैं उनको लेके गया हुंडई वर्ना के शोरूम, तो मैंने उनको वर्ना गाड़ी गिफ्ट करी। अच्छा। तीसरी गाड़ी मेरे पास ऐसे आई। चौथी गाड़ी में एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि यार उज्जैन जाना है, मंदिर जाना, और हम 4-5 फ्रेंड थे। हम उज्जैन जाएं तो जाएं कैसे? मेरे पास सारी की सारी वही गाड़ी है, सडान गाड़ी है, तो जाएं कैसे? तो मैं गाड़ी के बारे में गया, फॉर्च्यूनर लेने के लिए गया। मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा अपनी चॉइस होती है सर, मुझे समझ में नहीं आई। तो उस समय पे एक गाड़ी लॉन्च हुई MG हेक्टर। अब से 1-1.25 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैंने MG हेक्टर खरीद ली। MG हेक्टर मैंने वहां से खरीद ली। वो मैंने इसलिए खरीदी, मुझे उज्जैन जाना है मंदिर, और हम 5 लोग थे। उसके थोड़े दिन बाद मैं अपने अपलाइन के साथ गुड़गांव में था।
और हम ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आओ अनुज चलो कुछ चलते हैं शोरूम के अंदर। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने वहाँ पर जाके देखी पोर्सा कार। अच्छा। पोर्सा कार। और मैंने वहाँ पर जब पोर्सा कार देखी सर, तो मुझे यार लगा यार नेटवर्क मार्केटिंग में तो है ही नहीं, और है तो एक दो लोगों के पास है, और ये उनके पास है जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, तो अगर मैं ले लेता हूँ तो कुछ तो अलग अनोखा होगा सर। तो फिर मैंने वहीं खड़े खड़े मैंने उस गाड़ी को बुक कर दिया 5 लाख रुपए देके। क्या बात है? वहीं खड़े खड़े भाई 5 लाख रुपए ले मुझे। उसने बोला टेस्ट ड्राइव, मैंने बोला टेस्ट ड्राइव नहीं लूंगा। क्या कॉस्ट थी उसकी गाड़ी की? 1 करोड़। अच्छा। मैंने बोला ये ले, और इस गाड़ी को मुझे लोन कराना है। फिर मैंने उस गाड़ी को लिया, और उस गाड़ी को मैं थोड़े दिन बाद वो लोन वगैरह हो गया, वो गाड़ी आ गई। उसके थोड़े दिन बाद अभी ये गाड़ी लॉन्च हुई थी सर, आपने देखा होगा थार। ये मैंने पिछले 10 दिसंबर को, मतलब आज 1 साल पूरा हो चुका है पोर्सा को लिए हुए। उसके थोड़े दिन बाद लॉन्च हुई थी थार गाड़ी, ब्लैक कलर बढ़िया लग रही थी, तो मैं शोरूम गया, थार लेके आ गया। उसके थोड़े दिन बाद मैं अपने अपलाइन के मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि सर मैं एक ऐसी गाड़ी चाहता हूं कि जिस गाड़ी में अगर मैं बैठूं ना तो लोग देखें। उन्होंने बोला कि तेरे पास पोर्सा तो है, लोग तो उसको भी देखते हैं। मैंने बोला सर ऐसा नहीं, जो इस इंडिया में कुछ ही लोगों के पास हो, जो इस इंडिया में कुछ ही लोगों के पास हो, चुनिंदा लोगों के पास हो, वो मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। फिर मैंने 2-3 गाड़ियों के नाम बताए, उन्होंने मुझे बताया। फिर हमारा बाद में फाइनल हुआ एस क्लास के बारे में। अच्छा। तो मैं एस क्लास के शोरूम गया, मैंने वहाँ पर बात करी, तो उन्होंने बोला 1 साल पहले तो आपने लोन लिया है, कैसे बार बार गाड़ी ले सकते हो आप। तो फिर मैंने बात करी, कराया, डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने मेरे घर पे आके वेरिफिकेशन करी कि इनकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, खड़ी करने के लिए जगह है नहीं है, घर देखा, सब कुछ देखने के बाद, और फिर मेरे पास सर एस क्लास भी आ गई। अब सोचने वाली बात है कि मेरी उम्र में एस क्लास में आना, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ये कीर्तिमान ही है सर, किस्मत खुलना तो ही है। ये जो गाड़ियाँ आप पुरानी सेल करते रहे? नहीं, सातों के सातों गाड़ी मेरे पास है। अच्छा, सातों गाड़ी? हाँ, मैं सेल नहीं करना चाहता और ना मैं सेल करूंगा। तो घर भी इतना बड़ा बनाना पड़ेगा फिर कि 7 गाड़ियां आ जाएं उसमें? वो सर हो ही जाता है अरेंजमेंट, पार्किंग इधर उधर कर ही लेते हैं। तो गाड़ियों का आपको शौक है, या आपने मतलब इतनी गाड़ी जनरली लेते नहीं है? कोई नहीं लेता, मेरा सर शौक है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, 7 पे भी नहीं रुकूंगा आने वाला समय में और भी, क्योंकि मैं पैसे को पैसा नहीं समझता, मैं पैसे को कागज का टुकड़ा समझता हूँ। मैं जीवन जीता हूँ सर, मैं आज में जीता हूँ, कल में नहीं जीता। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने किसी की भी कीमत लगाई है ना, कल क्या थे नहीं, कल क्या होगे नहीं, आज क्या है हम। दुनिया हमें सिर्फ आज से जानती है। हम कल क्या बनेंगे दुनिया को मतलब नहीं है, हम कल क्या थे दुनिया को मतलब नहीं है। हम आज से बात करते हैं, और दुनिया हमें आज से ही सम्मान देती है, आज से ही। क्योंकि कोई आदमी अगर गांव में प्रधान है और प्रधान 5 साल निकल गए तो पूर्व लिख दिया जाता है। तो इस दुनिया में लोग है ना, एक प्रेजेंट में याद रखते हैं। नहीं, मेरा आपकी सोच और आपकी जो तरीका है वो बिल्कुल सही है अनुज, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक जनरल बातचीत कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में तो बिजनेस जो है ना, अप डाउन का बिजनेस रहता है। आज टीम अच्छा परफॉर्म कर रही तो बहुत बढ़िया, कुछ इश्यूज आ गए कुछ, तो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। तो इस बारे में कुछ डर नहीं लगता कि यार कुछ हो गया तो फिर EMI कहाँ से जाएंगी, चीज़ें कैसे होंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता कल क्या होगा। मैं आज में ही जीता हूं, आज क्या है। और मैं एक बात जानता हूं कि हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्कर दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जो इस धरती पे बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इतना नहीं दे पा रही जितना एक नेटवर्कर दे पा रहा है। और हमारे साथ हमारे कर्म काम नहीं करते हैं, लोगों की दुआएं काम करती हैं। तो मैं एक बात जानता हूं, कभी हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी, और हम जिस कंपनी में हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को डरना नहीं चाहिए। फिर नहीं डरना चाहिए। और आपकी कंपनी का प्लान ही अगर गलत है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है, आपकी कंपनी में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि रिस्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि यस बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात मालूम है, मैं सही हूँ, मैं सही डायरेक्शन पर हूँ। आपकी जो इंस्पिरेशन है स्टोरी में, और स्पेशली इस एपिसोड को जो यूथ देख रहा होगा स्पेशली, वो बहुत इंस्पायर हो रहा होगा कि यस अनुज जी ने किया है, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी ये गाड़ियाँ चाहिए। 7 गाड़ियाँ अनुज शर्मा ने ली हैं तो मैं 8 लेके दिखाता हूँ। तो वैसी प्रेरित भी होते हैं लोग और काम भी करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते सभी लोग।
तो जो यूथ स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहता है, बड़े सपने हैं उनके भी, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं? देखिए सर, यूथ के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर 15 साल से लेकर 24 साल के जितने भी हमारे यंगस्टर होते हैं, वो कम हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% के आसपास की है। आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे जो देश के युवा है ना, वो अपने दम पे काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम करना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों के दम पे, अपने पिताजी के दम पे, दादाजी के दम पे काम करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और देश ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमको वोट डालने का अधिकार भी दे दिया है, तो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक जिम्मेदारी लें और अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखें। आज की डेट में मैं लोगों को देखता हूं कि 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज भी वो स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करना गलत नहीं है, आदमी को पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, उनका मन है तो करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में ना पार्ट टाइम करनी चाहिए। हर यंगस्टर को पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स से एक बात बोल देनी चाहिए कि पापा आप एक काम करिए, आप जो भी सैलरी ले रहे हैं, जो भी हमारे घर की इनकम है, उस इनकम से आप घर के खर्चे चलाओ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए मैं अपना पार्ट टाइम में खुद एक अर्निंग करूंगा और अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा वो अपनी पार्ट टाइम की अर्निंग से निकाले। कहीं से भी अर्निंग करे, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी से करे और करके वहां से पार्ट टाइम में अर्निंग करे। उसका सपना डॉक्टर बनने का है, टीचर बनने का, एडवोकेट बनने का, जो भी सपना है उसका, वो चाहे तो उसको सपना नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़े लेवल पर करनी है, नहीं, पार्ट टाइम करके भी वो यहाँ से इनकम लेके भी वो अपने उस सपने को पूरा कर सकता है। और आने वाले समय में अगर उसको लगता है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग उसको करनी है, तो वो लाइफ टाइम के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सर ये आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में युवा लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं काम कर पाता है? क्योंकि युवा के अंदर एक चीज होती है, कमिटेड नहीं होता है। उसका जो मन होता है ना वो बड़ा चंचल होता है। वो थोड़े समय के अंदर उसका मन विचलित होता रहता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करना चाहता है, थोड़े दिन जोश में रहता है, फिर रुक जाता है। आज मेरी बात को सुन के कोई यंगस्टर जोश में आएगा और किसी ने नेगेटिव कर दिया, फिर रुक जाएगा। मेरी बात से मोटिवेट हो सकता है, आपकी बात से मोटिवेट हो सकता है, किसी की बात से मोटिवेट हो सकता है, लेकिन घर में पापा ने मना कर दिया तो फिर वहां पर डिमोटिवेट हो जाएगा। और आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर, आपके सिस्टम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो यंगस्टर अपने पेरेंट्स से जाके बात करते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। और आज की डेट में भी पेरेंट्स हैं जो युवाओं को रोकते हैं कि बेकार के काम है, ये कोई काम थोड़ी होते हैं, जो उनकी सोच है, हमारे समाज की सोच है। अब जमाना बदल चुका है, अब देश बदल चुका है। अगर कोई यंगस्टर अपने पिताजी से जाके ये बोल रहा है ना कि पिताजी मैं आने वाले 3 साल में, 5 साल में करोड़पति बनूंगा, और सपना दिखा रहा है अपने पिताजी को, मैक्सिमम फैमिली में यही होता है सर, 99% बोलना चाहूंगा, 99% फैमिलियों में पिताजी अपने बच्चे पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारे पिताजी पड़ोसी के बच्चे पे विश्वास कर लेंगे कि तू कामयाब हो जाएगा, हमारे पिताजी हम पे विश्वास नहीं कर सकते कि तू कामयाब होगा। तो जब उनको लगता है ना कि हमारा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो हमारे घर में बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे बाल ऐसी थोड़ी सफेद हुए हैं, हमने दुनिया देखी है, ऐसे अमीर नहीं बने जाते। लेकिन सर जमाना बदल चुका है, मैंने भी यूट्यूब पे देखा और सर आपने मेरे से ज्यादा देखा है। आज की डेट में 5 साल 10-10 साल के बच्चे यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। जमाना बदल चुका है और हमारे देश में जितने भी युवा हैं या युवाओं के फैमिली मेंबर, उनको भी सोचना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये जीवन बदलने वाला है। मेरे हिसाब से कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, यहाँ काम नहीं करोगे, कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। कहीं काम करोगे तो 20,000 30,000 की सैलरी मिलेगी, और 20,000 की 30,000 की सैलरी में कभी लग्जरी गाड़ी नहीं आती है, कभी भी पेंट हाउस विला कभी नहीं आते हैं। ये हर व्यक्ति जानता है जो 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। और हमारे देश में युवाओं के लिए इतनी भी नौकरी नहीं है जितना युवा समझ रहे हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे सरकार सर कोई भी आ जाए, सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। हमारा देश बदल रहा है, लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग को आज नहीं तो कल चुनना ही पड़ेगा, या चाहे मर्जी से चाहे मजबूरी से करना तो पड़ेगा। मान लिया डायरेक्ट सेलिंग को करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अनुज शर्मा की तरह तहलका कैसे मचाएं? अनुज शर्मा की तरह तहलका मचाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा सर, बड़ी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। बड़ी सोच, वहां तक सोचना पड़ेगा जहां तक हम सोच नहीं पा रहे हैं, वहां तक सोचना पड़ेगा। और सर मेरा मानना यह है, आदमी जब सोचता है ना तो कभी भी आदमी अकेले नहीं सोच पाता है।
कभी भी नहीं सोच पाता। आदमी सोचता कहां से है? कोई भी लखपति आदमी करोड़पति नहीं बनेगा सर। लखपति आदमी करोड़पति तब बनेगा जब वो किसी करोड़पति के साथ समय बिताता होगा। करोड़पति आदमी अरबपति तब बनेगा जब वो किसी अरबपति आदमी के साथ समय बिताता होगा। मैं सर एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे देश के 95% लोग, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जो बनना चाहते हैं, आप अगर लखपति, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अपना पिछले 30 दिन का डाटा निकालिए कि आप पिछले 30 दिन में क्या किसी करोड़पति के साथ बैठ के 1 घंटे की वार्तालाप करिए। 95% लोगों का जवाब आएगा नहीं। जब हमने एक किसी करोड़पति व्यक्ति के साथ हम बैठे ही नहीं है तो हमारी सोच कहां तक डेवलप होगी? होगी नहीं। हम लखपति हैं, हमारा संपर्क किन लोगों से? नीचे वाले लोगों से। तो हम क्या समझते हैं? हम खुद बहुत बड़े हैं। और जब हम समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमने बहुत ज्यादा कमा लिया है और हमारी सोच बहुत बड़ी है, तो हम कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही बड़ा सोच पाएंगे। बड़ा आदमी तभी सोच सकता है जब अपने से बड़े, अपने से कामयाब आदमी की संगत में जीवन भर रहेगा और उस व्यक्ति के साथ बैठ के समय बिताएगा और अच्छे माहौल में बैठेगा, तो उसकी सोच बहुत ज्यादा डेवलप हो पाएगी। मैं कभी भी सर मर्सिडीज CLA नहीं ले पाता, कभी नहीं ले पाता। मैं जिनकी टीम में काम करता हूं, उन्होंने मेरे से पहले जैगुआर ली। अच्छा, ओके। जब उन्होंने मेरे से पहले जैगुआर ली, तो जब उन्होंने जैगुआर ली तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मेरा अपलाइन जैगुआर ले सकता है तो रिस्क तो मेरे अपलाइन को भी है। कल को कंपनी में कुछ हो गया, रिस्क तो उनको भी है। जब रिस्क लेने की क्षमता वो रखते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? तो उनकी वजह से मेरी सोच डेवलप हुई। और मैं आज भी सर बताना चाहता हूं, आज भी मैं महीने में एक नहीं कई बार अपने अपलाइन के साथ समय बिताता हूं और उनसे बड़ी सोच लेता हूं कि मुझे बड़ा काम करना है। तो बड़ी सोच। अब जो लोग बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप से सवाल करें, क्या वो अपने से कामयाब लोगों के साथ बैठ पा रहे हैं? नहीं होगा, वो बैठ ही नहीं पा रहे होंगे। और अगर कामयाब होना है तो अपने से बड़े व्यक्ति के साथ बैठना पड़ेगा, और जब हम बैठेंगे तो सोच डेवलप होगी, और जब सोच डेवलप होगी तो तहलका सर ऑटोमेटिक। मतलब उसके लिए बेसिक चीज ये है बड़ी सोच। मतलब लोगों से आप मिलें, उनको सुने, उनकी किताबें पढ़ें, मतलब बड़े लोगों के एसोसिएशन में कहीं रहना बहुत जरूरी है। बड़े लोग जो अपने से, मैं कह रहा हूं सर, अपने से कई गुना ज्यादा कामयाब। राइट। मतलब मैंने कमाया लाख और मैं बैठ रहा हूं 2 लाख वाले के पास, तो भी नहीं होगा। लाख वाला करोड़पति के साथ बैठे तब बड़ी सोच बन पाएगी। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने जो मूल है, जो बेस है, वो आपने बता दिया, हमारे साथ में शेयर किया। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत सारे प्रश्न हैं व्यूअर्स के अनुज जी। कुछ प्रश्न मैं लेना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं प्रश्न ले रहा हूं सोलांकी संजना जी। कम टाइम और कम एज में नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे हूं? देखिए, कम टाइम में और कम एज में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हम जिस कंपनी को चयन करते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। उस प्रोडक्ट की अगर मार्केट में डिमांड है तो आप अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। आपके प्लान में अगर दम है, कंपनी के प्लान में अगर दम है, तो आप अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं कम समय में। अगर उसके साथ साथ भी आपका अपलाइन बहुत दमदार है, अपलाइन की सोच बड़ी है और अपलाइन आपको दमदारी के साथ सपोर्ट कर रहा है, तो भी आप कम समय में अचीवमेंट ले सकते हैं। और आपकी कंपनी का एजुकेशन बहुत दमदार है और आपकी कंपनी का सिस्टम सिर्फ आपको हमेशा प्रेरित करता है कि सीखो और अपनी डाउनलाइन को सिखाओ, तो आप कम समय में अचीवमेंट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों को ऐसी कंपनी मिल जाती है फिर भी लोग नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनके पीछे कारण होता है सर बहुत बड़ा। वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुद अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते हैं, सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाते कि मुझे करना है। बहुत सारे लोग इस धरती पे मैंने देखा है, वो लोग डिपेंड किसी पे हो जाते हैं? अपलाइन पे या डाउनलाइन पे। राइट। ये बिजनेस जो है ना, ये अपना है, ना ये अपलाइन का है ना ये डाउनलाइन का है। पहले हमें खुद अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि मैं आज 2021 चल रहा है, मैं 2026 में कहां जाना चाहता हूं, मेरा खुद का क्या टारगेट है। बहुत सारे लोग काम करते हैं अपलाइन के दिए हुए टारगेट पे। हो सकता है अपलाइन का दिया हुआ टारगेट ही छोटा हो, ये भी हो सकता है। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, और जब आदमी का टारगेट बहुत बड़ा होगा ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़े से बड़ा सोचना चाहिए। जितना हम बड़ा सोचेंगे उतना नहीं होगा, कम से कम बड़े का आधा तो होगा। और बड़े का आधा भी सर बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े का आधा भी बहुत बड़ा होता है। दैट्स ग्रेट। तो आदमी सोचे बड़ा। जी, वो एक कहावत है कि अगर आप
तारों को छूने की कोशिश करेंगे जी तो हो सकता है कि आप एक भी तारा न छू पाएं, लेकिन ये तय है कि आपके हाथ कीचड़ में नहीं सनेंगे। तो बड़ा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं पहुंचेंगे सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, ये है राजू आगरा से हैं जी। अगर बिजनेस जीरो हो गया है तो दोबारा बिजनेस उठाने के लिए क्या करें? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सवाल ज़्यादातर लीडरों का होता है। देखिए, जीवन में एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस धरती पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उठा हो और गिरा ना हो, या गिरा हो अगर उसने कोशिश करी हो उठा ना हो। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी लीडर का बिजनेस कितनी बार भी जीरो हो जाए, अगर उसके अंदर एक चीज जिंदा होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज जिंदा होनी चाहिए। उस चीज का नाम है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उसका सर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदा है ना, तो बिजनेस चाहे कितनी बार भी जीरो हो जाए वो दोबारा उठाने की क्षमता रखता हो। होता क्या है, जिसका भी बिजनेस जीरो हुआ है ना कभी भी, और आज ज्वाइन किया, एक साल बाद जीरो हुआ, तो उस दिन वो बैठ के सवाल करे कि जब मैं इस कंपनी में आया था, जब मेरी आईडी जीरो से लगी थी, मेरे डाउनलाइन में कोई भी नहीं था, जब मैंने एक साल में इतनी टीम बना ली और फिर मेरी टीम दोबारा जीरो हो गई, और एक साल में जो मैंने टीम बनाई है, एक साल पहले ना मुझे प्लान देना आता था, ना मुझे सिस्टम, अपलाइन, डाउनलाइन, ट्रेनिंग, मीटिंग कुछ भी नहीं जानता था मैं। जब मैं एक साल में इतनी टीम बना सकता हूं और आज टीम जीरो हो गई और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदा है, तो मैं दोबारा अगले एक साल में इसका 10 गुना टीम दोबारा बना सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता है जो एक साल पहले नहीं थी। तो आदमी का बिजनेस चाहे कितनी बार भी जीरो हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदा है तो आदमी ऊंचाई पे दोबारा चला जाएगा, और जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा चुका है उसका अपलाइन भी आ जाए, उसको दोबारा नहीं उठा पाएगा। मतलब बिजनेस जीरो हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो एक्सपीरियंस है वो गेन मैंने किया है, बस तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदा है तो सर दोबारा उठेगा, पक्का उठेगा। ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं अनुज जी, ये अंकित कानपुर से हैं, इनका प्रश्न है कंपनी का प्लान दिखाने से पहले क्या सावधानी अपनानी चाहिए? देखिए सर, कंपनी का प्लान दिखाने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बदलने में क्या, सबसे पहला अपना ड्रेस कोड। हम जब किसी के पास जाते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति हमारा प्लान बाद में देखता है, पहले वो हमको देखता है। राइट। मैंने लोगों को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, नॉर्मल ड्रेस में ऐसे चले जाते हैं, नीचे जीन्स है या ऊपर शर्ट है, वो मैच नहीं कर रहे हैं, शूज मैच नहीं कर रहे हैं, उनका ड्रेस कोड मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, टाई नहीं लगा रखा है, सूट नहीं पहन रखा है, शूज हैं तो वो गंदे हैं, मतलब ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं है। किसी के घर में जा रहे हैं, तो अब जब सामने वाले व्यक्ति को आप जा रहे हो, और हर व्यक्ति एक ही बात बताता है कि सर मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, आप भी आने वाले समय में सफल हो जाएंगे, आने वाले समय में आप भी करोड़पति बन जाएंगे। तो सर उस प्लान को देखने से पहले सामने वाला व्यक्ति किसी को देख रहा है, वो है हम। वो पहले ये चेक कर रहा है, हमको ये देख रहा है कि जो हमें सफल करना चाहता है, क्या ये ऑलरेडी सफल है। और सफलता कभी भी जेब से नहीं होती है, सफलता पहले आदमी क्या देखता है, हमारा ड्रेस कोड। हमारा ड्रेस कोड कैसा है, आदमी का ड्रेस कोड प्रॉपर हो, आदमी की जेब में क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब आदमी ने पेन लगा रखा हो, लिखा पढ़ा लिखा है नहीं है, मतलब नहीं है। पेन है तो जेब में, इसका मतलब ये कि पढ़ा लिखा आदमी है। पेन है तो जेब में पढ़ा लिखा आदमी है। हाथ में घड़ी बंध रही है तो मतलब टाइम देखना जानता है, शेड्यूल्ड है। हाँ। तो आदमी को सबसे पहले अपना ड्रेस कोड प्रॉपर रखना चाहिए जब प्लान दिखाना जाए। उसके बाद आदमी को अपना बैग वो अच्छा रखना चाहिए। बैग के अंदर आपकी कंपनी का जो टूल्स है वो अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, उनको ज्वाइन हो गए, किसी कंपनी में ज्वाइन हुए 2 साल, 2 साल पहले प्लान फोल्डर खरीदा था, 2 साल से भाई साहब उसी प्लान फोल्डर को आज भी घिस रहे हैं। वो 2 साल में प्लान फोल्डर घिसते घिसते मर गया है, लेकिन उसको आज भी पलटते जा रहे हैं। अब सामने वाला व्यक्ति क्या देख रहा है, इस आदमी ने प्लान फोल्डर तो अपना बदला ही नहीं, मेरी जिंदगी क्या बदलेगा। उस व्यक्ति के पास पेन भी नहीं होता है, उसके घर में जाके पेन मांगते हैं, भाई साहब पेन लाना। डायरी प्रॉपर नहीं होती है, भाई साहब कोई पेज देना लिखने के लिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्त, मेरे एक ही कहना है सभी लोगों से, मेरे सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, प्लान दिखाने से पहले सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव करें, क्योंकि सबसे पहले आप टूल्स हैं। राइट, आप हैं टूल्स। आप अपने आप को मेंटेन करें। और मेरा ऐसा मानना है जो दिखता है वो बिकता है।
आप अपने आप को चेक करें कि आप कैसे दिख रहे हैं। आप अपना मोबाइल चेक करें, आपके पास मोबाइल ब्रांड कौन सा है, आपके पास लैपटॉप कौन सा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। ये टूल्स हैं हमारे, और जब टूल्स होंगे, क्योंकि सामने वाले से हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी बात है, और सामने वाला हमें देख रहा है कि हमारे ड्रेस कोड को देख रहा है छोटा है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और फिर वो एक ही बात बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा। वो एक ही बात बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा। और सर मेरा ऐसा मानना है, कोई भी आदमी सोच के नहीं बताता है। क्या सोच के बताएगा आदमी, क्या सोच लेगा? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कंपनी का प्लान दिखाने के बाद 1 घंटे बाद उस व्यक्ति से पूछना, तुमने जो प्लान देखा था अभी क्या नाम था कंपनी का? बोलेगा याद नहीं है। भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सीरियस नहीं देखा। सर क्या सोचेगा आदमी? कुछ नहीं सोचता है, अगले दिन से फोन उठाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बैठा था वो पर्सनैलिटी ठीक नहीं थी, ड्रेस कोड उसका प्रॉपर नहीं था। तो प्लान दिखाने से पहले ड्रेस कोड देखें, उसके बाद सामने वाले के घर जाएं। जब पानी आपके पास आता है तो पानी को सही से पिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पानी को पीते हैं, इधर भी पानी निकलता है, इधर भी पानी निकलता है, उनका ड्रेस कोड ही पूरा पानी से खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग घरों में चाय आती है तो चाय पीते हैं, तो चाय पीते पीते आवाज बहुत तेज करते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान दें। सामने वाले के घर में बिस्किट नमकीन आते हैं, तो बिस्किट आए तो ऐसा नहीं कि 10 बिस्किट आए तो 10 के 10 खत्म कर दिए, तो एक आध खाएं। नमकीन है, थोड़ी नमकीन लेके खा लें, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। सामने वाला वॉच कर रहा है सर हमको, सामने वाला देख रहा है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के साथ भविष्य लगाना चाहता हूँ, क्या ये सही है? और जब हम प्लान अपना दिखाते हैं तो आई कांटेक्ट अपना सही रखें, कॉन्फिडेंस अपना सही हो, कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आदमी प्लान बाद में देखता है, पहले आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि आप जो समझा रहे हैं उस बात पे आपको कितना बिलीव है। सामने वाले ने पूछा कि भाई इस प्लान से करोड़पति बन जाएंगे, और उस व्यक्ति ने बोला कि सर देखो बन तो जाएंगे, मेरा प्लान तो बन गया है। उसने पूछा क्या तुम बन जाओगे? गेस्ट ने पूछा क्या तुम बन जाओगे? सर हो भी सकता है बन जाऊं और हो भी सकता है नहीं बनूं। अब सर आप मुझे बताइए, क्या इस बात से सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा? और जब आदमी का कॉन्फिडेंस ही लो है प्लान दिखाते समय, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। चाहे आदमी 100 प्लान दिखा ले, सबसे पहले अपना ड्रेस कोड प्रॉपर मेंटेन करे, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करे, और बिंदास होके जाके प्लान दिखाए, बिल्कुल बिंदास होके, और ये समझ ले कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है। राइट, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप जब प्लान दिखा रहे हो तो आपको ही सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता है। और जब आपको कुछ नहीं आता, सामने वाला कोई सवाल करे कि भाई ये क्या था, अगर आपको भी नहीं मालूम है तो सर एक ही बात बोलनी है, सर आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको तो मालूम होगा ये क्या है। ठीक है, आप तो जानते होंगे सर क्या है। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, कुछ इंग्लिश में ऐसे शब्द होते थे जो हम पे नहीं आते थे, तो लोग हमसे पूछते तो हम बोलते सर आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, आपको तो आता होगा। तो बात क्या करें, जब आप कहीं फंस रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, नर्वस ना हो। सामने वाले का तो बोले सर मुझे नहीं आता, मैं अपने अपलाइन से पूछ के बता रहा हूँ, कुछ भी बोले, समझाए उसको, कॉन्फिडेंस में बात करे, सच बोले, झूठ बिल्कुल भी ना बोले, और ईमानदारी से काम करे, और प्रॉपर बैठ के प्लान दिखाए, कम समय में अच्छा प्लान दिखाए। क्योंकि हमारा एक सवाल है, हमने स्कूल में भी जाते थे तो 30 से 35 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट तक की एक टीचर हमें क्लास देते थे, तो 45 मिनट के अंदर ही अपना प्लान खत्म करने की कोशिश करें। और जब भी प्लान दिखाएं, पूरी फैमिली को साथ बैठ के प्लान दिखाएं। That's great. पूरी फैमिली को, अकेले को प्लान ना दिखाएं। और जब भी आप प्लान दिखा रहे हो, हमारे पास 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है डिपेंड, एक होती है इंडिपेंडेंट। कभी भी जो लोग हमारे डिपेंड हैं उनको अकेले प्लान नहीं दिखाना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लोगों के साथ प्लान दिखाना है। जैसे यंगस्टर को प्लान दिखाओ उसके फैमिली मेंबर के साथ बैठ के, क्योंकि पैसा कौन देगा, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा कौन देगा, फैमिली मेंबर। तो वहां बैठ के प्लान दिखाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसे तरह से प्लान दिखाया जाए तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ग्रेट, आपने बहुत विस्तार में इसके बारे में बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। हमें लगता है प्लान काम करेगा, लेकिन प्लान से पहले की जो चीज़ें हैं वो बहुत काम करेंगे। और मैं उसको सम अप करूं जो आपने बोला है पर्टिकुलर इस प्रश्न के उत्तर में। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू कैन सेल यूर सेल्फ यू कैन सेल एवरीथिंग। यानी सामने वाला व्यक्ति अगर आपको पसंद करेगा तो फिर वो आपकी चीज़ को भी पसंद कर लेगा, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को पसंद करेगा। और एक और कोटेशन है सेलिंग में, व्हाट इज़ सेलिंग? सेलिंग इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियाज़म, कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उत्साह को सामने वाले में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। अनुज जी, आपका अनुभव तो 5 साल का है, लेकिन उस अनुभव में जो विजडम है और जो मैच्योरिटी है वो 50 साल वाली झलक रही है। आपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए व्यूवर्स के, और हम लोग उम्मीद करते हैं आप इसी प्रकार से
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। मेरी एक ऑडियो थी जब मैंने शुरुआत की बिज़नेस में जी। उसका नाम था 45 साल या 5 साल जी। और उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र था कि या तो आप 45 साल ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, या आप 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में मन लगा के काम कर लीजिए, तो फिर आप इंजॉय करेंगे और आप उसका परफेक्ट एग्जांपल हैं। 5 साल में आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। सर मैं वैसे लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने मुझे याद दिला दिया, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ स्टेज पे भी, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आज मैं यंग भी हूँ और रिच भी हूँ और साथ में रिटायर्ड भी हूँ। तीनों चीज़ आज मेरे साथ हैं और ये तीनों चीज़ बहुत मुश्किल से लोगों के पास मिल पाती है, बहुत ही मुश्किल होती है। अगर आदमी यंग है तो रिच नहीं है और रिच है तो रिटायर नहीं है, नहीं है, ठीक है, और रिच है तो भी यंग भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे रिच भी है लेकिन यंग भी नहीं है। पैसा बुढ़ापे में आता है। हाँ जी, जब हरिद्वार जाने का टाइम होता है तब पैसा आता है। और मेरा मानना है कि हर चीज़ सही समय पे काम आती है, हर चीज़ सही समय पे काम आती है। जब हम बच्चे थे तो हमारे पिताजी ने हमें खिलौना दिया होगा खेलने का, वो खिलौना बचपन में काम आता था, वो खिलौना आज हमारे हाथ में हमारे पिताजी दें तो आज काम नहीं आएगा। आज हमारे खिलौने हमारी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही समय पर सही चीज़ काम आती है सर। दैट्स ग्रेट अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली यूथ को आपने बहुत इंस्पायर किया। इसी प्रकार से आगे जब मौके मिलते रहेंगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सो ये थे अनुज शर्मा, जिनका इंटरव्यू आपको निश्चित रूप से प्रेरित करेगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के लिए और बहुत कुछ ज़िंदगी में करने के लिए। लेकिन आप गाड़ियों से प्रभावित हो जाइए, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन जिस प्रकार अनुज जी काम करते हैं, बहुत बड़ी सोच के साथ में काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते हैं, उसी प्रकार की सोच और कॉन्फिडेंस होगा तो आप भी इसी प्रकार से अनुज शर्मा जी की तरह डायरेक्ट सेलिंग में तहलका मचा सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे किससे आप मिलेंगे वो तभी मालूम चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहें। फिर मिलेंगे, किससे मिलेंगे वो तय होगा अगले मंगलवार को। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।